क्या ये मुमकिन है कि हमारे स्कूल बच्चों को असल में कुछ सिखा ही नहीं रहे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, न्यूरोसाइंस और दिमागी विज्ञान के मुताबिक आज की क्लासरूम सिर्फ सुनने की जगह बन गए हैं और बच्चा असली पढ़ाई तो घर पे जाकर खुद कर रहा है या फिर उसके माता पिता अपना सिर खपा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे रिसर्च पेपर में गोता लगाने वाले हैं जो पारंपरिक टीचर की जरूरत को ही खत्म कर देने की बात करता है। और जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं वो शिव नारायण द्वारा तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर प्रकाशित किया गया है। इसका शीर्षक है थर्ड आई ऑफ नॉलेज ट्रांसफर एम्पावरिंग लर्निंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये कोई हवाई बात नहीं है ना? जिन्हें बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक कागजी थ्योरी नहीं है बल्कि ये लेनोग्राफी नाम का एक पूरा नया विज्ञान है। ये पेपर बहुत ही गहराई से समझाता है कि इंसान का दिमाग बिना किसी बाहरी शिक्षक की मदद के खुद ब खुद जटिल से जटिल चीजों को कैसे सीख सकता है। जो भी इंसान जानकारी के भारी बोझ से बचे बिना कुछ नया सीखना चाहता है, चाहे वो कोई छात्र हो या ऑफिस की किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा कोई प्रोफेशनल, उसके लिए आज की चर्चा बहुत अहम है। हाँ, ये हर किसी के काम की चीज है। तो चलिए इस बात की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर इस पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में, जिसे हम सदियों से महान मानते आ रहे हैं, असल में खराबी क्या है? देखिए, इस पेपर की शुरुआत ही एक बहुत तीखी आलोचना से होती है। ये शोध इस बात पर जोर देता है कि कक्षाएं असल में सिर्फ एक टॉकिंग एनवायरनमेंट या बोलने वाला माहौल बनकर रह गई हैं। बोलने वाला माहौल? हाँ, शिक्षा के दो मुख्य चेहरे होते हैं। पहला है टीचिंग फेस यानी पढ़ाने का चेहरा, और दूसरा है लर्निंग फेस यानी सीखने का चेहरा। स्कूलों में जो पढ़ाने वाला चेहरा है ना, वो तो मंच पर बहुत सक्रिय है, लेकिन सीखने वाला चेहरा सिर्फ कानों तक सीमित रह गया है। अच्छा, सारा ध्यान इस बात पर है कि टीचर ने क्या बोला, न कि इस बात पर कि दिमाग के अंदर क्या गया, है ना? बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि क्लास में बच्चा सिर्फ एक पैसिव लिसनर यानी निष्क्रिय श्रोता बना रहता है। वो जानकारी को एक स्पंज की तरह सोखने की कोशिश करता है, जो कि असल में काम नहीं करता। एकदम सही। और फिर जब वो घर जाकर अपना होमवर्क करने बैठता है, तब उसे पहली बार खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता है। उसी बिंदु पर आकर बुक टू ब्रेन किताब से सीधे दिमाग तक ज्ञान के ट्रांसफर की कड़ी पूरी तरह टूट जाती है। क्योंकि वहां तो कोई टीचर है ही नहीं। ठीक कहा। जब तक बच्चा घर पर खुद संघर्ष नहीं करता, वो ज्ञान उसके दिमाग का हिस्सा नहीं बनता। तभी तो घर असल में स्कूल बन जाता है और माता पिता को मजबूरन एक प्रोफेशनल टीचर की भूमिका निभानी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक बोझ है। जरा सोचिए, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद थके हारे माता पिता को रात में बच्चे के साथ बैठकर उसे मैथ्स या साइंस समझानी पड़ती है। हाँ, क्योंकि क्लासरूम में सिर्फ सुना गया था, समझा नहीं गया था। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई आपको क्लासरूम में बैठकर तैराकी के नियम सिखाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाकर बता रहा है कि पानी में हाथ कैसे मारने हैं, सांस कैसे रोकनी है और शरीर का संतुलन कैसे बनाना है। छात्र बड़े ध्यान से सब सुन रहा है, बढ़िया नोट्स भी बना रहा है। लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने से कोई तैरना तो नहीं सीख जाता ना। वही तो, जब तक वो खुद पानी में उतरकर अपने हाथ पैर नहीं मारेगा, यानी जब तक वो अपने मोटर साइंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इंसान पानी में जाते ही डूब जाएगा। एकदम सही। और उसी तैराकी के उदाहरण को अगर हम दिमागी विज्ञान के स्तर पर देखें तो यहीं पर ब्रेन पेज थ्योरी सामने आती है। ब्रेन पेज थ्योरी, ये क्या है? देखिए, तैराकी के लिए जैसे पानी में उतरना जरूरी है, वैसे ही सीखने के लिए छात्र को बाहरी निर्देशों का इंतजार करने के बजाय मदर बुक यानी मुख्य पुस्तक से सीधे जुड़ना होता है। अच्छा, सीधा किताब से? हाँ, जब छात्र किताब के बेस ऑब्जेक्ट्स और फंक्शनल डेफिनेशन को खुद डिकोड करता है, तो दिमाग अपने अंदर ज्ञान के न्यूरो मॉड्यूल बनाने लगता है। इसी न्यूरो मॉड्यूल को बनाने की प्रक्रिया को ब्रेन पेज बनाना कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से जोड़ते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बच्चा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के बारे में सीख रहा है। एक आम क्लासरूम में टीचर ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होकर न्यूटन और सेब गिरने की कहानी सुनाएगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। टीचर ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखवाएगा और बच्चा उसे अपनी कॉपी में उतार लेगा।
अब इसी ग्रेविटी को लर्नोग्राफी और मदर बुक के नजरिए से कैसे सीखा जाएगा? तो लर्नोग्राफी के तरीके में वो बच्चा किसी टीचर के बोलने का इंतजार नहीं करेगा, वो अपनी मदर बुक खोलेगा, वहां ग्रेविटी की जो फंक्शनल डेफिनेशन होगी बच्चा उसे खुद पढ़ेगा। खुद पढ़ेगा, बिना किसी की मदद के? हाँ, वो उस परिभाषा के अलग अलग हिस्सों को तोड़ेगा, जैसे द्रव्यमान यानी मास का क्या मतलब है, दूरी कैसे काम करती है। फिर वो खुद उस पूरी जानकारी को एक कागज पर एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप के रूप में उकेरेगा। अच्छा, तो वो खुद करके देख रहा है? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में उसके हाथ चल रहे हैं, उसकी आंखें काम कर रही हैं और उसका तर्क सक्रिय है। उसने ग्रेविटी को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसने ग्रेविटी का एक ब्रेन पेज अपने दिमाग में खुद मैन्युफैक्चर किया है। यानी जानकारी को बाहर से थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि सीखने वाला खुद उसे एक सांचे में ढाल रहा है। एकदम सही समझे आप। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई टीचर उसे समझा नहीं रहा है, तो उस इंसान के दिमाग के अंदर वो कौन सी ताकत है जो बिना किसी बाहरी मदद के इन जटिल चीजों को समझ रही है? यहीं पर बात इस रिसर्च के सबसे दिलचस्प हिस्से तक पहुंचती है। थर्ड आई यानी तीसरी आंख का जागरण। तीसरी आंख? ये थोड़ा रहस्यमयी या आध्यात्मिक नहीं लग रहा? सुनने में लगता है, लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि थर्ड आई कोई रहस्यमयी, जादुई या आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और कॉग्निटिव क्षमता है। अच्छा, तो विज्ञान की भाषा में ये क्या है? शोध इसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का नाम देता है, जो ज्ञान ट्रांसफर की पहली डायमेंशन है। तो ये डेफिनेशन स्पेक्ट्रम और थर्ड आई असल में बायोलॉजिकल लेवल पर काम कैसे करते हैं? क्योंकि इस पेपर में न्यूरोसाइंस के कुछ बहुत ही भारी भरकम शब्दों का जिक्र किया गया है। हाँ, जैसे हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम। बिल्कुल। तो ये सब क्या कर रहे हैं दिमाग में? देखिए, अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के चश्मे से गहराई से देखें तो हमें समझ आता है कि लिखना और सुनना दिमाग के लिए कितने अलग हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी विषय की स्पष्ट परिभाषा को सिर्फ सुनता है तो दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स बस कुछ देर के लिए सक्रिय होता है। वो जानकारी कच्ची होती है, मतलब उसके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन जब इंसान खुद डेफिनेशन स्पेक्ट्रम को पढ़कर उसके तर्क को समझकर लिखता है, तब दिमाग के ये 4 मुख्य हिस्से एक सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं। अरे वाह! तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हिप्पोकैम्पस उस नई जानकारी का एक विजुअल और स्थानिक नक्शा बनाता है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे वो किसी नए शहर का मैप बनाता है? बिल्कुल वैसे ही। और फिर बारी आती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। इसका क्या रोल होता है इसमें? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ध्यान केंद्रित करने, तर्क लगाने और ये तय करने का काम करता है कि इस नई जानकारी का क्या करना है। ये दिमाग का सीईओ है। अच्छा, तो सीईओ फैसले ले रहा है। हाँ, लेकिन असली जादू होता है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम में। बेसल गैंग्लिया उस जानकारी को लिखने और समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट करता है मतलब जब बच्चा अपने हाथों से ग्रेविटी का फ्लो चार्ट बना रहा होता है तो वो एक फिजिकल मोटर एक्शन कर रहा होता है। ये मोटर एक्शन बेसल गैंग्लिया को मजबूर करता है कि वो इस जानकारी की पक्की वायरिंग कर दे। ओहो, मतलब क्लासरूम में सिर्फ बैठकर सुनने से ये पक्की वायरिंग नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सुनने से सिर्फ सतह छिलती है, लेकिन जब हाथ, आंखें और तर्क एक साथ चलते हैं, तब सेरिबेलम, जो हमारे दिमाग में मोटर कंट्रोल का केंद्र है, उस जानकारी को एक स्किल्स के रूप में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना। एकदम सही। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप उसे भूलते नहीं हैं। जब दिमागी नक्शा, ध्यान, आदत और मोटर रिफ्लेक्स एक साथ सक्रिय होते हैं, तब जाकर थर्ड आई खुलती है। ये तो कमाल है। इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारा दिमाग ज्ञान को एक स्पंज की तरह सोखता नहीं है। बिल्कुल नहीं सोखता। बल्कि जब हमारे हाथ और हमारा तर्क एक साथ चलते हैं तो दिमाग उस ज्ञान का निर्माण करता है। जो जानकारी हमारे मोटर सर्किट से होकर नहीं गुजरी, वो असल में सीखी ही नहीं गई। सही बात है। और यहीं पर रिसर्च पेपर में एक नया शब्द सामने आता है, जेड। शोध के अनुसार जेड का अर्थ है विचारों का निर्माण। हाँ, ज़ैड साइंस। ये इस बात की पुष्टि करता है कि ज्ञान सिर्फ ख्यालों में याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी लिखाई और हमारे काम में कैसे झलकता है, ये मोटर विज्ञान का हिस्सा है।
और इस हिस्से में शोधकर्ता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रक्रियाओं का जिक्र किया है, जैसे ज़ेक-स्ट्रीम, साइक्लोज़ेड रिहर्सल, सॉटम मॉडल और स्पेस गाइडेड लोनोग्राफी। बाप रे, एक मिनट रुकिए, आपने भारी भरकम शब्दों की झड़ी लगा दी। ज़ेक-स्ट्रीम, सॉटम मॉडल, साइक्लोज़ेड रिहर्सल। थोड़ा तकनीकी हो गया है ना? हाँ, एक आम इंसान की भाषा में समझाइए। जब कोई बच्चा अपनी डेस्क पर बैठा है और ग्रेविटी पढ़ रहा है, तो वो ये सॉटम मॉडल या ज़ेक-स्ट्रीम कर कैसे रहा है? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। क्या ये ज़ेक-स्ट्रीम सिर्फ सोच विचार करने या ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही कोई नया फैंसी नाम है, या इसके पीछे सच में कोई बायोलॉजिकल वजह है? ये बहुत ही वाजिब और ज़रूरी सवाल है। इसे सिर्फ ख्यालों में खोए रहने वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसे आप एक 3D प्रिंटर की तरह समझिए। 3D प्रिंटर? वो कैसे? जब आप 3D प्रिंटर को कोई नया डिज़ाइन देते हैं, तो वो एक ही झटके में पूरी चीज़ नहीं बनाता। वो परत दर परत चीज़ों को उकेरता है, जिसमें उसका नोजल एक खास दिशा में एक स्पेस में घूमता है। अच्छा, तो दिमाग भी उसी तरह काम करता है? जी हाँ, ज़ेड-स्ट्रीम दिमाग के अंदर विचारों का वही असली न्यूरल प्रवाह है। समझ रहा हूँ। जब छात्र पेन पकड़कर कागज पर ग्रेविटी के सिद्धांत को लिख रहा होता है, यानी जब वो कागज के स्पेस का इस्तेमाल करके स्पेस गाइडेड लोनोग्राफी कर रहा होता है, तो उसका दिमाग अपने बायोसेंसर्स और लॉजिक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस जानकारी को परत दर परत मोटर सर्किट में प्रिंट कर रहा होता है। क्या बात है! सॉटम मॉडल उसी प्रिंटिंग प्रक्रिया का एक ढांचा है। इसी मोटर साइंस की वजह से यह देखा गया है कि जो छात्र ब्रेन पेज बनाते हैं, वे बिना कुछ रटे बिल्कुल सटीक और धारा प्रवाह लिख पाते हैं। क्योंकि जानकारी उनकी उंगलियों के मोटर रिफ्लेक्स का हिस्सा बन चुकी होती है। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। अगर दिमाग एक अनुभवी ड्राइवर की तरह बिना सोचे गियर बदलना सीख जाता है, यानी जानकारी को अपने मोटर रिफ्लेक्स में ढाल लेता है। हाँ, ढाल ही लेता है। तो फिर हमें क्लासरूम में 40 बच्चों के सामने एक टीचर को खड़ा करके 45 मिनट तक लेक्चर दिलवाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जो तक्षशिला मॉडल इस पेपर में पेश किया गया है, वो इसी बात पर तो सवाल उठाता है। बिल्कुल, उसी 3D प्रिंटर और ड्राइवर के उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए ये शोध तक्षशिला मॉडल, मिनिएचर स्कूल्स और जीरो टीचिंग क्लासरूम की पुरजोर वकालत करता है। जीरो टीचिंग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन अगर ये सिद्धांत असल दुनिया के स्कूलों में लागू हो जाए, तो शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जीरो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां अनुशासन नहीं होगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां कोई शिक्षक मंच पे खड़े होकर ज्ञान थोपेगा नहीं। बच्चे खुद मुख्य पुस्तक से ज्ञान निकालेंगे, छोटे छोटे समूहों में काम करेंगे और खुद स्मॉल टीचर्स बन जाएंगे। अच्छा, तो फिर वहां असली टीचर क्या करेगा? क्या शिक्षकों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है कि उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि उनकी भूमिका बदल जाएगी। टीचर वहां एक सिस्टम मॉड्यूलेटर या मार्गदर्शक के रूप में मौजूद रहेगा। मतलब वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाया? जी नहीं, उसका काम ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि बच्चे सही तरीके से अपना ब्रेन पेज विकसित कर रहे हैं या नहीं, क्या उनका 3D प्रिंटर सही से काम कर रहा है। ये तो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। हाँ, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान बहुत स्थिर और जड़ होता है, लेकिन जब छात्र खुद डेफिनेशन स्पेक्ट्रम को अपने निजी अनुभवों से जोड़कर सीखते हैं, तो उनका बहुआयामी दृष्टिकोण यानी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव विकसित होता है। समझ गया। वे ये समझने लगते हैं कि शब्द और अवधारणाएं समय और संदर्भ के साथ कैसे बदलती हैं, और यही सच्चे ज्ञान की निशानी है। तो अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें, तो ये शिक्षा को एक पैसिव लिसनिंग वाली उबाऊ प्रक्रिया से निकालकर एक सक्रिय, मोटर संचालित और आत्मनिर्भर ब्रेन पेज क्लासरूम में बदलने की कहानी है। बिल्कुल, यही इस शोध का सार है। ये साबित करता है कि दिमाग ही अपना सबसे बेहतरीन शिक्षक है, और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए लागू नहीं होता। जी हाँ, ये किसी पर भी लागू हो सकता है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहा है, कोई नई भाषा सीख रहा है या कोई मुश्किल रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, तो उसे भी किसी की समझाने का इंतजार करने के बजाय वो सीधे सोर्स पर जाकर खुद अपने हाथों और तर्क से उसका नक्शा बनाना चाहिए। ये तरीका हर उस इंसान के लिए है जो सूचनाओं के भारी समंदर में बिना डूबे तैरना सीखना चाहता है। जब थर्ड आई जागृत होती है, तो दिमाग खुद ब खुद उस जानकारी की जड़ तक पहुंच जाता है और उसे डिकोड कर लेता है। ये विचार बहुत ही आजाद करने वाला है कि हमारे अंदर ही वो तंत्र मौजूद है जो सबसे जटिल से जटिल जानकारी को सुलझा सकता है। सही बात है।
लेकिन शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे घर पर माता-पिता को टीचर बनना पड़ता है और ये भावनात्मक रूप से कितना थकाऊ होता है। हाँ, हमने बात की थी। इस रिसर्च पेपर ने इसका समाधान एक ऐसे जीरो टीचिंग क्लासरूम के रूप में दिया है जहां बच्चे मदर बुक से खुद सीखते हैं। पर यह एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? अगर हम बाहरी शिक्षकों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दें और सिर्फ मदर बुक और अपने दिमागी मोटर साइंस पर निर्भर हो जाएं, तो ज्ञान का ट्रांसफर तो बहुत ही कुशलता से हो जाएगा। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या हम उस प्रक्रिया में कुछ ऐसा खो देंगे जो सिर्फ इंसानों के पास है? आपका मतलब इंसानी जुड़ाव से है? बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है कि एक असल इंसान, चाहे वो कोई पुराना टीचर हो, कोच हो या मेंटर, छात्र की आंखों में देखकर उसकी हिचकिचाहट समझ लेता है। हाँ, वो तो एक मशीन या किताब नहीं कर सकती। वो ये भाप लेता है कि बच्चा डरा हुआ है या उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वो मानवीय प्रेरणा, वो मैं तुम्हारे साथ हूं वाला एहसास और वो सहानुभूति किसी भी मदर बुक में नहीं छपी होती। ये तो आपने बहुत पते की बात कही है। अगर क्लासरूम में कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो क्या हम ज्ञान के साथ साथ वो भावनात्मक समझ भी खो देंगे जो अक्सर एक इंसान से दूसरे इंसान तक ही पहुंचती है? ये सच है। मशीनी और सटीक शिक्षा, जहां दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह ज्ञान को मोटर सर्किट में ढाल ले, वो एक तरफ है। लेकिन किसी को ये महसूस कराना कि तुम ये कर सकते हो, ये पूरी तरह से मानवीय है। बिल्कुल। क्या कोई जीरो टीचिंग मॉडल उस मानवीय जुड़ाव और प्रेरणा की जगह ले पाएगा जो किसी भी बच्चे के विकास के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की पढ़ाई? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी न्यूरोसाइंस और ब्रेन पेश थ्योरी की बहस को इंसानियत के कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, सोचने पर मजबूर तो करता है। लोनोग्राफी निश्चित रूप से सीखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बल्कि क्रांतिकारी बदलाव है। ये हमें रटने की बीमारी से आजाद कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इस मोटर संचालित सफर में इंसानियत और मानवीय सहानुभूति की जगह कहाँ होगी, ये तलाशना अभी बाकी है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपने खुद के लर्निंग सफर में गहराई से उतरिए, अपनी थर्ड आई को पहचानिए और सबसे अहम बात, सोचते रहिए।